दिया गया है थोड़ा सा याद रखने के लिए। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। 3.1 का आंसर है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे 3 पार्ट है। फर्स्ट वन इज द विजुअल आर्ट, सेकंड वन इज द परफॉर्मिंग आर्ट, लास्ट वन इज द मिसलानेसियस, ठीक है, जो एक्स्ट्रा होते हैं मिसलानेसियस। अभी देखो इंडियन जो भी आर्किटेक्चर है, अभी ये विजुअल आर्ट मीन जो आप देख सकते हो, तो इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर, इंडियन पोट्री, इंडियन पेंटिंग्स। पोट्री बोल सकते हो या पोटरी, पोटरी दैट इज नॉट पोएट्री, पोटरी। और हम फटाफट बोलते हैं तो पोट्री हो जाता है, पोटरी। सो इतने पॉइंट्स हैं विजुअल आर्ट्स में इंडिया में। इसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट देखा जाए तो इंडियन म्यूजिक है, इंडियन डांस है, इंडियन ड्रामा एंड थिएटर, ओपेरा भी बोल सकते हो, इंडियन पपेट्री जो पपेट डांस होते हैं वो, एंड इंडियन सर्कस, ठीक है। मिसलानियस जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें आते हैं रिलीजियन जो फेस्टिवल्स हैं वो, लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, लिटरेचर एक रहा, स्कूल ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी में जो स्कूल होते थे वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो, एंड कल्चरल ट्रिब्यूटरी। सो कल्चरल बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ये थोड़ा सा ओवरऑली जानने के लिए है, एग्जाम में ऐसे बना सकते हो जितना टाइप्स हैं उसको याद रखने के लिए, एंड उसके अंदर थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखने के लिए। ऐसा करेंगे तो आपको एक पेज में ही पूरा आंसर लिख सकते हो, एंड एग्जाम हॉल में 4-5 पेज लिख सकते हैं। याद रखने के लिए एक पेज में आंसर हो जाएगा। अभी देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट, अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ के आए थे। सो जो जो पॉइंट मार्क है उसको देखिएगा। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट 3 बेसिक टाइप्स का है, एंड दीज टाइप्स आर, क्या क्या टाइप्स हैं हमने इजी फॉर्म में पढ़ा था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में चल रहा है। रिप्रेजेंटेशनल, एब्स्ट्रैक्ट, नॉन ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ना हो तो उसे नॉन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जस्ट लाइक हम होते हैं ना ऐसे पीसेस कट करके डिजाइन करना, डिफरेंट पीसेस में डिफरेंट कलर्स को रख के। रिप्रेजेंटेशनल कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना। अभी देखो मार्क है, छोटा छोटा पॉइंट्स में मार्क है, पूरा नहीं लिखना है। 3-4 लाइन हर एक पॉइंट का लिखते जाना है, ये 4-5 पेज का हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशनल आर्टवर्क एम्स टू रिप्रेजेंट एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जो चीज रियलिटी में प्रेजेंट है, रियल है, रियलिटी में प्रेजेंट है, उसी चीज को एक्सप्लेन करना। जस्ट लाइक हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, आइडियलिज्म एंड स्टाइलाइजेशन। उसका स्टाइल क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंप्रेशन क्या है, वो आदर्श क्यों है, उसमें रियल थिंग्स क्या है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर है ना जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कोणार्क का बात बोला था, या फिर आपका जो बहुत सारे उदयगिरी, खंडगिरी ऐसा जगह है, वहाँ पे जो ये बनाए गए हैं, क्या बोलो तो योगा पोजेस के ऊपर बनाए गए हैं, लाइफ साइकिल के ऊपर बनाए गए हैं, तो वो सब आपका रिप्रेजेंटेशनल है, बिकॉज वो आइडिया देते हैं रियल लाइफ के बारे में। इतना करेंगे, ज्यादा नहीं। अभी आ जाओ एब्स्ट्रैक्ट में। तो एब्स्ट्रैक्ट में 2 लाइन है। द ऑफन मिसअंडरस्टूड टाइप ऑफ आर नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। अभी कभी कभी होता है ना आर्ट के डिफरेंट फॉर्म्स को देख के ही लगता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो रियलिटी है बट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। कुछ कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं ना जो आर्ट गैलरी में रहते हैं, हमें नहीं समझ आते, बट बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, एंड कॉस्टली भी होता है। डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वर्ड्स के साथ। दैट मीन्स जैसे रेड आपने पढ़ा रस प्रिंसिपल, तो जैसे रेड कलर, रेड फॉर रुद्र अवतार, ठीक है ना। अगर हम बोले विभत्स, तो विभत्स के लिए हम लोग थोड़ा सा येलो या फिर जस्ट लाइक डार्क कुछ कलर यूज करेंगे, ब्लैक और ऐसा कुछ, तो वैसा चीज है। तो डिफरेंट रस जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट कलर्स आते हैं, तो इसी कलर्स को यूज करके हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हैं। 2 लाइन से मार्क करिएगा। नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट में ये होता है कि दैट इज नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट्स टेक्स नथिंग फ्रॉम रियलिटी। ये रियलिटी के साथ कोई भी चीज नहीं है। इसको हम प्योरली फॉर एस्थेटिक रीजंस, मतलब हमें ये चीज सुंदर लगेगा उसी के लिए हम बना रहे हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेहंदी डिजाइन हम बनाते हैं। क्या पहले के टाइम पे मेहंदी कहीं पे रियल थिंग है क्या, रियलिटी में कुछ प्रेजेंट है, मेहंदी का कुछ रोल है क्या? ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। बट अगर डिजाइनिंग बेसिस पे, एस्थेटिक बेसिस पे हम रिसीव करना चाहिए उसको, ब्यूटी के अकॉर्डिंग देखें, तो वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये होते सिंपल आर्ट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट्स फिर से आ गए। तो यहाँ पे देखो ये आपको पूरा चार्ट बना के मैंने दिया है। क्या है ना, डिफरेंट फॉर्म्स में पहले है 2D फॉर्म्स। 2D फॉर्म्स में आते हैं ड्राइंग, जैसे कि आप चारकोल यूज करते हो, पेंसिल, इंक। देखो अभी इंडिविजुअल लिखने में बहुत टाइम जाएगा तो ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। 3D फॉर्म्स में आता है स्कल्पचर सच एज सेरामिक, जैसे कि आपके जो घर पे चाय के कप होते, कॉफी मग्स होते, उसमें प्रिंटिंग हो गए। वुड के ऊपर प्रिंटिंग हो गए, मेटल के ऊपर, प्लास्टर के ऊपर, क्ले के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर प्रिंटिंग करते हो।
किसी चीज़ को मोल्डिंग कर देते हो, किसी चीज़ को कास्टिंग कर लेते हो, जैसे कि आजकल बहुत ही फेमस चल रहा है, हाथों को आप क्या कर रहे हो, मोल्डिंग कर रहे हो या फिर कास्टिंग कर रहे हो, उसके ऊपर क्ले रख के फिर कर रहे हो, तो ये पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, 3D फॉर्म्स में, स्कल्पचर में। फिर आया लेंस बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड फॉर्म्स। ये क्या होता है, जस्ट लाइक ग्राफिक्स, एक ही वर्ड याद रखना है, वो ग्राफिक्स है। एनिमेशन और ग्राफिक्स हैं, स्टोरी बेस्ड एनिमेशन करना सॉन्ग में, या फिर कोई ऐसे स्टोरीज को शो करने के लिए हम लोग दो छोटे छोटे एनिमेटेड कैरेक्टर बना देते हैं, ये। अभी 2D में नेक्स्ट आया पेंटिंग। पेंटिंग भी एक्राइलिक पेंटिंग होते हैं, ऑयल वाटर कलर। अगर डिजाइंड ऑब्जेक्ट्स देखते हो जो कि फैशनेबल एक्सेसरीज हैं, जैसे कि डाइज में बनाया जाता है, DIY करते हैं हम लोग, वही है, ठीक है। कोई वेसल्स बनाना, फर्नीचर बनाना, ज्वेलरी बनाना, पैकेजिंग करना, ये सारे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, ये सारे लेंस मीडिया में क्या आते हैं, जस्ट लाइक स्टील मूविंग, लाइट ड्राइंग, पोलारॉइड्स, मॉन्टेज। ये इतना अगर याद नहीं रख पा रहे हो, ऐसे ऐसे होते हैं ना, कभी भी हम कोई ऐसे मूविंग वाले जो एडिटिंग करते हैं, जस्ट लाइक एक पिक्चर मूव कर रहा है, अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ही चल रहा है, वो सारे हैं। अभी नेक्स्ट देखो, प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग में क्या आएगा, जस्ट लाइक आप क्या करते हो, इंटागिलो, इंटाग्लो, दैट इज एक प्रिंटिंग टाइप है। वैसे ही है मोनोप्रिंट्स, कोलोग्राफ्स, वुड कट्स, जैसे कि ना छोटे छोटे पीस हमने कट कर लिए, वुडन पीसेस, उसमें कुछ कुछ डिजाइन कर दिए, अभी उसी डिजाइन को हम छापेंगे कलर में, उसको डीप करके छापेंगे। फोटोग्राम्स भी होते, फोटोज पूरा एग्जैक्ट कॉपी कर देना साड़ीज में और ड्रेसेस में। साइट स्पेसिफिक में आ जाओ, तो यहाँ पे मेंशन है सच एज लैंड आर्ट करना, मतलब लैंड के ऊपर, जस्ट लाइक रंगोली, या फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल आर्ट करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, झोटी डालते हो, वो सारे। डिजिटल स्क्रीन बेस्ड जो होता है, ये फिर से आ गया वेक्टर ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर जनरेशन, गेम डिजाइनिंग। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफिक्स आ गए यहाँ पे। 2D में भी, 2D में ग्राफिक्स होता है कैलीग्राफी, एक देखो ना, जैसे कि एक किसी ने नाम लिखा है ऐसे पूरा स्टाइल से, ठीक है, अभी स्टाइल से पूरा हमने इसको लिखा, तो ये हो गया कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनिंग होते हैं, टेंसिलिंग भी होते हैं, ग्राफिक वे से भी होता है, तो एक दो एग्जांपल्स याद रखना। टेक्सटाइल्स में देखो, 3D फॉर्मेट में जो वीविंग होता है या प्रिंटिंग होता है, फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक वर्क होता है, या फिर बुनाई का काम होता है, नीटिंग, सीविंग, ये सारे। अभी देखो नेक्स्ट में और एग्जांपल है, मिक्स मीडिया है, कॉलेज है, ये कोलाज करना, असेंबल करना, एम्ब्रॉयडर्ड ड्राइंग करना, ये सब है। देखो वही सब यहाँ पे मेंशन है, मैंने यहाँ पे समझा के बोल दिया, सेम यहाँ पे मेंशन है 3 फॉर्म्स में। अभी परफॉर्मिंग आर्ट में जो परफॉर्म किया जाता है, जिसमें वॉइस देते हो या बॉडी मूवमेंट होता है, तो उसको हम परफॉर्मिंग आर्ट आर्ट बोलते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन रहता है। अभी देखो 3.1 में क्या क्या क्वेश्चन है, अभी सब आप पूछ रहे, तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। 3.1 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल है, दैट इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, एक होता है विजुअल आर्ट। लिख के रख लो, जहाँ पे नोट्स बना रहे हो लिख के रख लो, जो वीडियो नहीं देखेगा उनके लिए कंफ्यूजन होगा। सो ये प्रॉब्लम होता है कि मैक्सिमम बच्चे नहीं आते हैं, एंड वो लोग देखते भी नहीं है, सो दैट उनको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें भी सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन दोगे आर्ट्स के, टाइप्स लिखोगे, ओनली डेफिनेशन देंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे भी वही करेंगे, विजुअल आर्ट कितने टाइप का है, एंड ईच आर्ट के नीचे थोड़ा थोड़ा आप टाइप्स लिख के उसके बारे में ओनली डेफिनेशन दोगे। अभी अगर परफॉर्मिंग आर्ट पे हम देखते हैं कितने सारे परफॉर्मिंग आर्ट है, तो यहाँ पे देखो, बैलेट, सर्कस स्किल्स, डांस, मैजिक, माइम, म्यूजिक, ओपेरा, ड्रामा, पपेट्री, स्पीच और स्पोकन वर्ड, ट्रेडिशनल थिएटर, और वेंट्री वेंट्रीलोक्विज्म, वेंट्रीलोक्विज्म, ठीक है, वेंट्रीलोक्विज्म। अभी बैलेट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके मार्क किया गया है, आप देखते जाना। बैलेट इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस डांस दैट ओरिजिनेटेड इन इटालियन Renaissance courts of the 15th century and later developed into a concert dance from in France and Russia। आपको इतना ही याद रखना है, ये अभी के लिए जो बैलेट वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। सो ये पहला स्टार्ट हुआ इटालियन रेनेसेंस में, मतलब इटालियन शासन में ये स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जो एरिया से वहाँ पे स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में, एंड धीरे धीरे ये स्प्रेड हो गया फ्रांस एंड रसिया में, ठीक है। ग्लोबली अभी बैलेट को यूज किया जाता है, बैलेट डांस यूज किया जाता है, इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अभी देखो सर्कस क्या होता है, सर्कस आपको जानते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ ऐसे प्रैक्टिसनर्स रहते हैं जो कि एक एंटरटेनमेंट वाला परफॉर्मेंस देते हैं, जो कि हम बोल सकते हैं साइड शो, या फिर बस्किंग ऑफ वेराइटीज, और बोल सकते हो म्यूजिक हॉल में शो करना, ऐसे टाइप का, जहाँ पे लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दिखा के लोगों को हंसाते हैं। मैजिक इज जस्ट लाइक, हम बोलते हैं कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, या रिचुअल मैजिक बोला जाता है,
ये वन काइंड ऑफ बोल सकते हो ना, धूल झोंकना आँखों में। मतलब आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जानते भी हो ये सच नहीं है, फिर भी आप कुछ मोमेंट के लिए लगता है कि ये सच है, ये मैजिक है, उसने कुछ एक ट्रिक किया एंड उसके हाथों में जादू है। ये होता है आपका मैजिक। इसमें इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, मतलब आपके ब्रेन को टोटली वॉश आउट करके हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि सच में ये चीज चल रहा है, तो ये होता है मैजिक। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में चलते हैं। इतना क्लियर है? यस और नो? ओके। थक गए क्या? सब थके नहीं हो तो? और थोड़ा सा है, ठीक है, थकना नहीं है। चलो, माइम और माइम आर्टिस्ट ये क्या होता है? ये माइम और माइम आर्टिस्ट इज समवन हु यूजेस माइम एज ए थिएट्रिकल, मेरा थियोरिटिकल आ रहा था, थिएट्रिकल मतलब थिएटर में होता है, थिएट्रिकल थिएट्रिकल मीडियम, और एज ए परफॉर्मेंस आर्ट इन्वॉल्विंग माइमिंग और द एक्टिंग आउट ए स्टोरी थ्रू द बॉडी मोशन विदाउट यूज ऑफ स्पीच। मतलब आप अपना स्पीच का यूज नहीं करेंगे, आप डायलॉग्स नहीं बोल सकते, आपका एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज से ही आप पूरे स्टोरी को बताओगे, जो कि चार्ली चैपलिन आपको याद होगा, उन्होंने भी किया था। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी मेंशन्ड है, ठीक है। ओनली आपको एक्सप्रेशन एंड बॉडी मोशन से ही समझाना है, स्पीच यूज नहीं होगा। म्यूजिक तो जानते हो, ये ट्रेडिशनल फॉर्म से, एक ओरल फॉर्म से, जहाँ पे हम लोग बात करके, सिंगिंग करके, रिदम के साथ बहुत सारे वर्ड को प्रोनाउंस करके समझाते हैं, एंड इसी को ही बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। एंड ये बॉडी एंड वॉइस का एक कॉम्बिनेशन है, बैलेंस है, जिसको हमने यूज किया है कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए। फिर देखो म्यूजिक ऑफ इंडिया, अभी डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक, रीजनल म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं आजकल, बहुत फेमस है। तबला, सितार, बहुत सारा चीज़ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में सबको। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तान में मतलब इंडिया में बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक्स हैं, एंड उसमें से एक फेमस है रविंद्रनाथ संगीत जो बोला जाता है, और एक है इस्लामिक संगीत जो काजी नजरुल इस्लाम ने बनाया था, ये बांग्लादेशी सॉन्ग में आता है। उसके बाद और भी वेराइटीज ऑफ सॉन्ग है, एंड उसके बाद और एक है कार्नेटिक म्यूजिक, जो आपने बोला क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक में कार्नेटिक जो हम बोलते हैं, तो स्पेशली कुछ कुछ ऐसा जोन है जहाँ पे अभी भी सांस्कृतिक जो हमारे ट्रेडिशन है उसको बचाए रखने के लिए भी क्लासिकल सॉन्ग को यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है जो ओनली हिंदुस्तान का, वो कोई भी जोन का हो सकता है, अदर लैंग्वेज में भी हो सकता है, बट वो क्लासिकल है, जिसमें बहुत सारा हम क्या करते हैं, रिदम बीट को यूज करते हैं। फिर आता है रीजनल म्यूजिक, जो रीजनल और फोक म्यूजिक बोल सकते हो, जैसे कि राजस्थान का है, राजस्थानी म्यूजिक आते हैं। वैसे तमिल में तमिल का आएगा, मलयालम, असमिया, बांग्ला में, मतलब बंगाली में भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उसके भी स्टेट्स वाइज, स्टेट बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग अलग आते हैं। जैसे कि बहुत सारे संबलपुर हैं, सुंदरगढ़ हैं, तो डिफरेंट म्यूजिक्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत हैं। तबला, हारमोनियम, सितार, देन आपके अभी याद नहीं आ रहे, बहुत सारे हैं, फ्लूट हो गया, बहुत कुछ है, अभी मुझे बहुत याद नहीं आ रहे, चार पांच याद आए, वो सब आप लिख देना। चार पांच भी एग्जांपल्स दे दोगे तो हो जाएगा। डांस फॉर्म तो जानते हो, दैट इज सिंपली हम बोलते हैं बॉडीली मूवमेंट्स हैं, एंड इसको एक रिदम में परफॉर्म करना पड़ता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम सिंपल स्टेप भी करते हैं, जब इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें रिहर्स करना पड़ता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि हमें एक बीट पे एक ही स्टेप को डालना है, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। टाइमिंग का एक गेम है, टाइमिंग एंड उसके साथ बॉडी मूवमेंट का एक गेम होता है। इंडिया का डांस फॉर्म्स देखो, क्लासिकल डांसेस में पहले ओनली क्लासिकल बोलने से कुछ नहीं है, क्लासिकल के अंदर बहुत सारे वेराइटीज है। भरतनाट्यम डांस, कथाकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी डांस, कुचिपुड़ी, सत्रिया डांस, मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनी नृत्यम, उसको एक साथ बोला गया मोहिनीअट्टम, ठीक है। अभी ये सारे डांस फॉर्म्स हैं। ओपेरा क्या होता है? ये एक वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं म्यूजिक कॉन्सर्ट है, म्यूजिक कॉन्सर्ट आजकल के टाइम पे इसको म्यूजिक कॉन्सर्ट बोला जाता है। एंड यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, मतलब हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, बोलते बोलते एंजॉय के साथ गाना भी गाते हैं, तो ये होता है ओपेरा, जहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, बातचीत भी होते हैं, एंड होता है ड्रामा। अभी समझ के आए हो, ग्रीक वर्ड में हमने एक्शन बोला था, और एक भी टर्म है जो कि होता है ड्राओ, ड्रामा को बोला गया, ग्रीक वर्ड में सबसे डिफिकल्ट वर्ड यूज किया गया ड्राओ। ड्राओ मीन्स होता है एक्शन, आई डू, हमने किया कुछ, ठीक है। ट्रेडिशनल थिएटर नहीं चाहिए, स्पोकन वर्ड नहीं चाहिए। पपेट में आ जाना, पपेट्री क्या होता है? ये पपेट इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड इंजेनी सॉरी इंजेनियस इन्वेंशन होता है ऑफ द मैन, लोगों का एक इन्वेंशन है,
इंजीनियस मीन्स ये बोल सकते हो कि अंदर से, खुद के अंदर से ही आया है। हम कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम गेम्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। वैसे पपेट डांस आया जहाँ पे लोगों ने सजेस्ट किया कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम यूज करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल ड्रेसेस, छोटे छोटे डॉल्स, जिसको हम यूज करके पपेट का नाम दिए। एंड पपेट को डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड्स के साइजेस अलग होंगे, उसको यूज करके उसको डांस करवाएं, उसके एक्टिविटीज दिखाएं, तो ये पपेट्री होता है। सो इसमें बहुत सारे पपेट्स हैं। स्ट्रिंग पपेट, शैडो पपेट्स, रॉड पपेट्स, ग्लोब पपेट्स। अभी स्ट्रिंग पपेट्स में अगर याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे दो गर्ल हैं जिन्होंने ऐसे थ्रेड्स लिए हैं। एंड यहाँ पे घोड़े हैं एंड क्वीन एंड किंग है जिसको कनेक्ट किया गया है थ्रेड से। एंड उनके हैंड्स के मूवमेंट से, इनके जो हैंड के मूवमेंट से ये लोग भी मूव करते हैं। ये हो गया आपके स्ट्रिंग पपेट्स। क्योंकि ये थ्रेड से कनेक्टेड है तो इसको स्ट्रिंग पपेट बोला गया। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे हमने पूरा और मेंशन नहीं किया क्योंकि एक्सप्लेन करना कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सिर्फ लिखोगे ये 4 टाइप का। शैडो पपेट में क्या होता है कि आपका ओनली शैडो दिखाया जाता है, आप ही का ही शैडो है, आप डांस करोगे जैसे पुतलियों के जैसे, उसी शैडो को दिखाया जाएगा लोगों को। रॉड पपेट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉड्स होते हैं, वैसे ही वो भी रस्सियों के साथ कनेक्टेड होते हैं, उससे डांस किया जाए। ग्लोब पपेट ये होता है आप ग्लव्स पहनेंगे हाथों में एंड उसमें प्रिंट्स रहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे ह्यूमन बींग्स का या फिर कुछ एनिमल्स का, उससे आप करके दिखाओगे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पपेटरी डांसेस होते हैं। अभी देखो इसके बाद आया मॉडर्न टाइम में कैसे परफॉर्मिंग आर्ट का चेंजेस हुआ। परफॉर्मिंग आर्ट को मॉडर्न टाइम में मॉडिफाइड किया गया। पहले तो इसको बोला गया एक्शन। एक्शन, एक्शन क्या होता है, ये एक्शन एक मॉडर्न परफॉर्मिंग आर्ट है जो हम लोग अभी के टाइम पे जो मार्शल आर्ट बोलते हैं या फिर मारपीट भी करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं फिल्म्स में, वो एक एक्शन है, ये परफॉर्मिंग आर्ट में आता है। बॉडी आर्ट होता है 1960 से आ रहा है, ये सेंट्रल रोल प्ले करता है एक परफॉर्मिंग आर्ट में, जो कि अभी तक चेंज नहीं हुआ है। एंड इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कुछ चीज़ों को कैनवस में ड्रॉ करने के लिए। जस्ट लाइक मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को ड्रॉ करना है इसलिए। देखो हैपनिंग्स, हैपनिंग्स मतलब हम लोग समझते हैं हैपनिंग्स मीन्स कुछ हमारे साथ हो गया। हैपनिंग्स वेरी पॉपुलर मोड ऑफ परफॉर्मेंस, ये पॉपुलर मोड ऑफ परफॉर्मेंस है जो कि 1960s में ही आया था। एंड ये अनकन्वेंशनल पॉइंट्स था, इसलिए अभी तक ये कंटिन्यू नहीं हुआ है। अननोन टाइप का जैसा है जहाँ पे कुछ एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहेंगे जो कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, जो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट चलेगा। और नहीं चाहिए इधर का। देखो फिर देखो रिचुअल्स, रिचुअल्स मीन्स वन काइंड ऑफ हम लोग जिसको ब्लैक मैजिक और मैजिक्स बोलते हैं, वही सारे हैं जो कि एक परफॉर्मेंस आर्ट ही है जिससे किसी का सेंस आप वापस ला रहे हो, या किसी पे भगवान आए तो हम बोलते हैं उसको प्रे करते हैं या फिर उससे झाड़ फूक करवाते हैं, वो सारे रिचुअल्स जैसा है वो भी है। सो इतना है, ये सारे परफॉर्मेंस आर्ट पे आते हैं। सो व्हाट इज ड्रामा, ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमें पहले ड्रामा क्या है उसके बारे में लेना है। दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू ड्रामा। ड्रामा का इंट्रोडक्शन इन जनरल थोड़ा सा दे के अब नेक्स्टली ड्रामा जो टर्म है कहाँ से आया है एंड इसका मतलब क्या है, क्या होता है ड्रामा। आर्ट एंड ड्रामा बोल सकते हो दिस आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। आर्ट एंड ड्रामा सिंपली इसका मीनिंग होता है, मतलब है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन बोल सकते हो स्किल प्रेजेंटेशन। तो उसी के अकॉर्डिंग एक टर्म आएगा आई डू। ड्रामा क्या होता है ना, ड्रामा ये जो टर्म है ये एक्शन वर्ड से आया है। एक्शन, एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हो दैट इज अ एक्टिविटी। एंड उसी एक्टिविटी को कौन परफॉर्म करेगा, मैं करूंगी तो आई डू, जो मैं करती हूँ उसको हम ड्रामा बोलते हैं। अभी ड्रामा डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। देखो फर्स्ट थिंग क्या मेंशन, ड्रामा इज अ स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। एक लाइन याद रहेगा, फर्स्ट लाइन पूरा याद कर लो। सो दैट इज ड्रामा इज अ स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। आपका जो एक्टिविटीज है या फिर आप कौन से वे में परफॉर्म करोगे एक चीज, तो उसको जब अपने परफॉर्मेंस में दिखता है या फिर दिखाते हो, शो करते हो, तो दैट इज कॉल्ड ड्रामा। जैसे मैं अभी कौन सा ड्रामा कर रही हूँ, दैट इज आपको पढ़ाने का। अभी लोग बोलते हैं ड्रामा मत करो, तो ड्रामा मीन्स एक्टिविटीज, ऐसा काम मत करो, ठीक है। तो एक्टिविटीज को हम ड्रामा बोलते हैं। स्किल्स मीन्स आर्ट, ड्रामा मीन्स एक्टिविटी, ठीक है। तो ड्रामा इज अ स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। अगर फिक्शन वर्ड याद नहीं रहा तो यहाँ पे आप एक्टिविटी मेंशन कर देना, एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी लिख देना, यहाँ पे टी वाई का स्पेस नहीं हुआ, मैं लिख दी यहाँ पे। सो एक्टिविटी, ड्रामा इज अ स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। सो कंसिडर्ड एज ए, considered as a genre,
दैट इज हम जेनरी भी बोल सकते हैं या जेनर भी बोल सकते हो या फिर नॉर्मली बोलो जेनरी, जेनरी ऑफ पोएट्री इन जनरल. द ड्रामेटिक मोड हैज बीन contrasted with the epic and lyrical mode ever since Aristotle poetics. ये इतना डिफिकल्ट सा टर्म नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ. अभी अगर जेनरी और जेनर का बात बोलते हैं तो ये क्या होता है, अगर आप एक डांस देखो तो डांस में आप लोग एक्चुअली क्या देखते हैं, डांस मतलब क्या है, डांस में क्या रहता है बताओ, एक सिंगल वर्ड बताओ, म्यूजिक और डांस में कॉमन चीज क्या है. जब हम लोग कोरियोग्राफी करते हैं या फिर डांस प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या रहता है, रिदम रहता है, रिदम, रिदम बीट, है ना, रिदम रहेगा, बीट रहेगा, यही सब होता है. तो वैसे ही एक पोएट्री को जब एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. अच्छा, ऐसा पोएट्री देखे हैं जहाँ पे फोर वर्ड्स रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर वर्ड्स होगा, ऑलवेज एक एक लाइन में फोर वर्ड्स होंगे, कुछ में अगेन रहता है टू वर्ड्स वाले, कुछ में अगेन रहता है एट वर्ड्स वाला. तो सबका ना डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं. तब जब ड्रामा का बात आता है, जब परफॉर्मेंस और एक्शंस का बात आता है, तो सबसे फेमस थे एरिस्टोटल. एरिस्टोटल पोएटिक्स, उसमें ये मोड को दिखाया गया है, जो रिदम का मोड है या फिर जो लिरिकल का मोड है कि लिरिक्स मैच करते हुए जाना, जैसे आजकल के सिंगिंग में देखा जाता है या सॉन्ग में देखा जाता है, मैच करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को मैच करते हैं ताकि अच्छा सुनाई दे. तो ये चीज वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. तो ये ड्रामा का फर्स्ट थिंग है, हम एक मोड को पकड़ के चलेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट में मैं जैसे थी एंडिंग पॉइंट में भी वैसा रहूंगी. ये है मोड, प्रेजेंटेशन का मोड. ठीक है, क्लियर है ये लाइन, यस और नो, क्लियर है, ओके. अच्छा, याद रहा, आर्ट मतलब क्या हो गया, आर्ट मीन्स, आर्ट मीन्स क्या हो गया, स्किल. ठीक है, ड्रामा मीन्स क्या करना है, ड्रामा में क्या करना है, एक्शन, एक्टिविटी. हाँ, एक्टिविटीज और एक्शन. ठीक है, किसी ने अभी एक चार्ट में मैसेज लिखा था कि एस्थेटिक पॉइंट को फिलोसॉफी में समझाना है. ठीक है, अच्छा, दैट इज फिलोसॉफी मीन्स नॉलेज है. ठीक है, लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज. एस्थेटिक को समझाओ फिलोसॉफी में, दैट इज जो आपका एस्थेटिक एंड आर्ट का जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, डायमेंशन है और एस्थेटिक सिस्टम है, उसी को लिख देना, फिलोसॉफी का सारा पॉइंट हो जाएगा. फिलोसॉफी मीन्स नॉलेज होता है बेटा, नॉलेज होता है. नॉलेज को हम कैसे समझेंगे, ब्यूटी में समझेंगे, चेस में समझेंगे, मैथमेटिक्स में समझोगे, साइंटिफिक में समझोगे, आर्ट्स में समझोगे, डिफरेंट वेज से समझोगे. ठीक है, एस्थेटिक मतलब क्या है, पढ़े थे, प्रीवियस पढ़े थे, 2 क्लास में पढ़ चुके. एस्थेसिस मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेसिस, एस्थेसिस का मतलब क्या है, भूल गए, परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ व्हाट, ब्यूटी. ठीक है, परसेप्शन ऑफ ब्यूटी. ठीक है, तो ब्यूटी हर एक जगह मिलता है. आप अगर एक अगली थिंग को भी देखो ना, उसमें भी कुछ पोएट्स होंगे या कुछ ऐसे आर्टिस्ट होंगे, उसमें भी ब्यूटीफुल थिंग्स को वो निकालेंगे. तो ये परसेप्शन ऑफ ब्यूटी है. ठीक है, परसेप्शन ऑफ कल्चर, ये चीज है. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, ये पूरा नहीं लिखना है. ठीक है, पता है सबसे पहले एरिस्टोटल का नाम यहाँ पे हमने क्यों लिखा ड्रामा में, बिकॉज उन्होंने ड्रामेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, ड्रामेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था. ड्रामेटिक थ्योरी, ये ड्रामा क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ये टर्म कहाँ से आया, उन्होंने एक्सप्लेन किया था. सो यहाँ पे टर्म आ गया, द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ठीक है, कौन सा वर्ड से है, ग्रीक वर्ड, मीनिंग इज एक्शन, एक्टिविटीज और एक्शन, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम आई डू. कौन से वर्ड से आया, आई डू, मैं कर सकती हूँ, करना, कोई चीज को करना. अभी करना इंग्लिश में होता है, दैट इज एक्शन, एक्शन भी बोल सकते हो, आई डू और एक्शन. सो ये चीज कहाँ से आया, आई डू, एंड इसका मतलब हो गया ड्रामा. द टू मास्क एसोसिएटेड विद द ड्रामा रिप्रेजेंटेड ट्रेडिशन, जेनेरिक डिवीजन बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी. मतलब अभी देखो, इसको इतना इजी वे में हम लोग समझा सकते हैं. ओके, कट गया, चलो चलो अगेन, सॉरी. सो इतना इजी वे में अगर कभी भी आपको आए ना, ड्रामा के कितने पार्ट्स होते हैं या ड्रामा कौन से दो चीजों को या टू एलिमेंट्स को लेके प्रेजेंट है, तो वो चीज होता है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी. अभी ट्रेजेडी का बात जब आता है, व्हाट इज सॉरी, व्हाट इज ट्रेजेडी, हम बोलते हैं ना मेरे साथ आज ना ट्रेजेडी हो गया, दैट मीन्स व्हाट,
मैंने हिंट दिया, बताओ, क्या समझ रहे हो उतना बताओ? मेरे साथ आज ट्रेजेडी हो गया। आप बोलते हो ना कोई चीज़ मतलब आपने सोचा नहीं था एंड वो चीज़ हो गया। अमेज़्ड जो चीज़ कर देता है। जस्ट लाइक आप डाउट में आ जाते हो ये सच में हुआ? हाँ, एक्सीडेंटली मतलब वो रियल है बट फिर भी रियल नहीं लग रहा है, ठीक है? रियल है बट रियल नहीं लग रहा है, तो ये ट्रेजेडी है। तो ट्रेजिक एक्टिविटीज़ बहुत होते हैं लाइफ में एंड मूवीज़ में वही ट्रेजेडी को दिखाया जाता है। प्लानिंग के साथ उसको प्रेज़ेंट किया जाता है। इसलिए उसको बोला जाता है ड्रामा, ठीक है? अभी यहाँ पे 2 चीज़ आते हैं। मूवी में 2 ही चीज़ चाहिए। एक होता है एक्सीडेंटल लव सीन्स हो गए या फिर फाइटिंग सीन हो गया या फिर कॉमेडी। ये 2-3 चीज़ अगर हो जाए मूवी बन जाती है। तो सोचो लाइफ में भी हमारा अगर पूरा फुल ऑन हम लोग सब कुछ देख के आए तो 2 ही चीज़ है, एक है कॉमेडी, एक है ट्रेजेडी। हम जब कॉमेडी करते हैं तब बहुत हैप्पी रहते हैं हमारे साथ आज कुछ हो गया। एक्सीडेंटली कभी-कभी बैड थिंग्स हो जाते हैं एंड हैप्पी थिंग्स भी हो जाता है। उस टाइम में भी हम हैप्पी और सैड हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हो गए ड्रामा, ठीक है? और ज़्यादा हार्ड वर्ड में नहीं जाना है, 2 ही वर्ड यूज़ करना है कॉमेडी एंड ड्रामा। दे आर सिंबल्स ऑफ पहले के टाइम पे ये ग्रीक से आया है तो ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं दे आर सिंबल्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक मुजेस जस्ट लाइक द थलिया एंड द मेल पोमीन्स मेल पोमीन्स पोमीन्स ठीक है मेल पोमीन और पोमीन्स बोलते हैं तो उस टाइम पे जो ड्रामा करते थे या फिर ड्रामा के फॉर्म्स थे उसमें ये दो चीजें एक है थालिया एक है मेल पोमीन्स ठीक है थालिया वाज द म्यूज ऑफ कॉमेडी मतलब इसमें क्या होता है ना लाफिंग फेसेस क्रिएट करना जस्ट लाइक जोकर ठीक है जोकर ऑलवेज एक जोकर होता है ना जो हैप्पी फेस वाला रखता है जस्ट लाइक वो हंस रहा है एवरी टाइम एवरी मोमेंट पे वो कुछ नहीं बोलेगा हंसेगा सिर्फ वाइल मेलपोमिन क्या है ये भी एक म्यूज ऑफ ट्रेजेडी है जहाँ पे वीपिंग फेसेस क्या होता है जस्ट लाइक आप रो रहे हो हमेशा आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं तो ये दो पॉइंट है समझ रहे हैं दोनों चीजों को ड्रामा क्या होता है एंड ड्रामा में दो ही वर्ड आते हैं कॉमेडी एंड ट्रेजेडी ऑलवेज जब भी आर्ट एजुकेशन का बात हो या ड्रामा का वर्ड आता है ना तो ये दो ही पिक्चर आते हैं ऑलवेज एक हैप्पी फेस वाला आएगा एक आपका जस्ट लाइक वीपिंग फेसेस और क्राइंग फेसेस वाला आएगा तो ये दो फेसेस होते हैं एक फेस ऐसा रहता है नॉर्मली हम लोग उसको ड्रॉ कर देते हैं मैं राउंड में ही ड्रॉ कर रही हूँ एक ऐसा टाइप का फेस होता है जब हम रोने वाला बनाते हैं और एक हैप्पी वाला बनाते हैं जब हम हंसते रहते हैं ऐसा टाइप के फेसेस होते हैं ऑलवेज आप लोग डायग्राम एग्जाम में भी बना सकते हो ठीक है सो ये हो गया ये ड्रामा और ये प्ले इज पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेंटेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली थ्रू डायलॉग ड्रामा नॉर्मली क्या होता है ये एक पीस ऑफ राइटिंग है जिसको हम याद कर लेते हैं रट लेते हैं एंड उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है वन काइंड ऑफ स्टोरी और नोवेल को एक्सप्लेन करना एंड जिसमें कैरेक्टर सेटिंग किए जाते हैं कैरेक्टर्स एक दूसरे से बातें करते हैं एंड उसी से जो सिंबल्स डिस्क्राइब किया जाता है उसी से लगता है कि हाँ कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है एंड हमें इंजॉयमेंट मिलती है ये पॉइंट्स हो गए ड्रामा के लिए अभी देखो ड्रामा अगर बोला गया ना तो ड्रामा के लिए एक फ्रेमवर्क था जस्ट लाइक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वैसे ही एक करिकुलम फ्रेमवर्क यहाँ पे भी है दैट इज कॉल्ड द सेक्स ये SACS है ठीक है SACS है सेक्स फ्रेमवर्क दैट इज नॉट SEX ये SACS है सेक्स बोल सकते हो द सेक्स फ्रेमवर्क डिफाइंस ड्रामा एज द इनैक्टमेंट कोई चीज को करना इनैक्ट करना मैंने आज रोल प्ले किया इनैक्टमेंट ऑफ रियल अगर इनैक्टमेंट वर्ड नहीं आया रोल प्लेइंग आप लिख सकते हो द रोल प्लेइंग ऑफ रियल एंड इमेजिन्ड इवेंट थ्रू रोल प्ले एंड प्ले मेकिंग and performance, enabling individual and group to explore, shape, and represent ideas, feelings, and their consequences in symbolic and dramatic forms. हम क्या करते हैं ड्रामा में कुछ रियल एंड इमेजिन थिंग को कुछ मूवीज देखना रियल स्टोरी में होता है रियल स्टोरी बेस्ड होता है कुछ मूवीज होते हैं जो इमेजिन्ड होते हैं अभी तक 2050 का कोई सीन नहीं पता कि 2050 में क्या होगा बट सबने थिंक कर लिया कि 2050 में सब कुछ रोबोटिक्स हो जाएगा तो ये इमेजिन्ड है रियल क्या है अगर IS विक्रांत कैसे बना उसके ऊपर कुछ एक मूवी किसी ने बना लिया या इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर किसी ने मूवी बना लिया जस्ट लाइक पॉलिटिक इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर मोदी जी के ऊपर किसी ने बना लिया तो दैट इज कॉल्ड रियल सो रियल एंड इमेजिन्ड जो इवेंट्स हो रहे हैं वर्क हो रहे हैं उसको हम प्ले करते हैं रोल प्ले करते हैं और प्ले मेकिंग करते हैं परफॉर्मेंस देते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं किसी का सेप देते हैं और किसी के फीलिंग्स आइडियाज को हम बताते हैं तो ये होता है ड्रामेटिक फॉर्म्स ये है ड्रामा अकॉर्डिंग टू द सेक्स ऑफ फ्रेमवर्क और सेक्स फ्रेमवर्क डिफाइंस ठीक है ये पॉइंट है इतना समझ आया ये सुन नो समझ पाए
ओके, अभी देखो बहुत अच्छे से सुना, वो थोड़ा सा था। मैंने तीन टाइप के चीजों को बोला। एक में बोला ड्रामा क्या होता है, उसका वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। दो फॉर्म में ड्रामा रहते हैं, एक है ट्रेजिडी, एक है कॉमेडी। एक में हमने थलिया बोला, एक में हमने मेलपोमिन्स बोला, दैट इज अ वीपिंग फेसेस एंड हैप्पी फेसेस। ये दो मास्क होते हैं जो हम लगाते हैं, यूज करते हैं ड्रामा में। एंड पहले के टाइम पे ये होता था ग्रीक वर्ल्ड में, एंशियंट ग्रीक पीरियड में। उसके बाद द सेक्स फ्रेमवर्क डिफाइंस आर्ट एजुकेशन और दैट इज इन ड्रामा। तो ड्रामा क्या है, उन्होंने बोला रियल एंड इमेजिन्ड इवेंट्स को कैसे हम इनैक्ट करते हैं, रोल प्ले करते हैं एंड प्ले मेकिंग करके परफॉर्मेंस देते हैं और मेक दैट आइडियाज और मेक दैट ब्यूटीफुल इवेंट्स रियल और ड्रामेटिक फॉर्म। तो ये चीज लिख देने से उतना हो गया। वो जो आपको दिख रहा है 1.5 पेज का, एग्जाम में आपका 1 पेज में आ जाएगा, बिकॉज सारी चीज आपको याद नहीं रहते। तो ये हो गया खत्म। अभी बाकी जो 3 पेज है उसमें क्या लिखेंगे, ड्रामा टीचिंग टेक्निक, क्योंकि हमें टीचिंग टेक्निक देखना है कि ड्रामा को टीचिंग टेक्निक के हिसाब से देखे तो क्या होगा। मैंने आपको बोला था एक है टीचिंग एंड ड्रामा, एक पॉइंट था। तो उसमें आप बोलोगे टीचिंग इन ड्रामास और जस्ट लाइक ड्रामास को कैसे यूज करना है टीचिंग में, तो ये पॉइंट सभी लिख सकते हो। जैसे भी क्वेश्चन आए, अगर टीचिंग में ड्रामा पूछा गया या ड्रामा में टीचिंग पूछा गया, तो इसी को लिखोगे। सो देयर आर मेनी मेथड्स फॉर टीचिंग ड्रामा। ड्रामा टीचिंग करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्या क्या है, कौन से स्ट्रैटेजीज को हम यूज करेंगे, ये स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन और जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं, जितने बड़ा ग्रुप होगा उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामा गेम्स, ये ड्रामा गेम्स है। कोरल स्पीकिंग, कोरल स्पीकिंग जानते हो? अच्छा, कोरस जानते हो? कोरस, कोरस सिंगिंग, जब सिंगिंग इवेंट्स होता है, या फिर आप लोग जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे, एक साथ मिलके गाए हो, मिलके गाना एक साथ, या फिर एक लीड सिंगर के पीछे 10 सिंगर और रहेंगे जो कि एक साथ कोई सुर देंगे या फिर सिंगिंग करेंगे या कुछ एक परफॉर्म करेंगे। जस्ट लाइक डांस में भी होता है, एक लीड डांसर रहेगा, वो लीडिंग जो एक्टर है या डांसर है वो उसने डांस कर लिया, उसके बाद पीछे जितने भी लोग हैं वो लोग भी उसको सपोर्ट करते हुए डांस करेंगे, इसको बोलते हैं कोरस। ठीक है, ये लोग सपोर्टिंग मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कोरल स्पीकिंग, उड़िया में थोड़ा सा मेंशन है गायक दल। दैट मीन्स ये पहले से ही था कि कभी भी कुछ भी होता था तो पहले लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करके गाते थे, नाचते थे। तो वो चीज़ है। फिर आया देखो टेबल्यूक्स। टेबल्यूक्स, टेबल्यूक्स क्या होता है, जो पुरानी कथाएं होती है ना, दैट इज एंशियंट पीरियड्स थॉट्स और एंशियंट पीरियड इवेंट्स, उसे बोला गया है। पहले का जो पुराना स्टोरीज होते थे, जैसे हिस्ट्रीज हम लोग बोलते हैं, हिस्ट्री के पार्ट्स होते थे, वो सब है। फिर देखो इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन मतलब किसी चीज को मॉडिफाइड करना, किसी चीज को मॉडिफाइड करना। अभी देखो आप अगर एक चीज परफॉर्म कर रहे हो बट आप में कुछ कुछ मिस्टेक है, इवन इफ मुझ में भी मिस्टेक था, तो मेरे टीचर ने वहाँ वहाँ मुझको रेक्टिफाई करा। तो आप जब भी कोई चीज करते हो तो कोई ना कोई पर्सन आता है जो आपको फीडबैक देता है इम्प्रोवाइज करने के लिए। लास्टली रोल प्लेइंग, आपको एक पर्टिकुलर रोल दिया जाएगा, उससे आप रोल प्लेइंग करेंगे। अच्छा, सो यहाँ पे जो ड्रामा गेम्स हैं, यहाँ पे ही समझा दे रहे हैं ताकि आप डिटेल लिख सको। अभी ड्रामा गेम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक एक मूवी का नेम मिल गया या सॉन्ग का नेम मिल गया एंड उसको आपको एक्ट करना है। या फिर एक ड्रामा जस्ट लाइक रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसको इनैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे 4-5 लोग को हम रोल प्ले करने के लिए देंगे, कैरेक्टर प्ले करने के लिए देंगे, वो प्ले करेंगे। तो ये ऐसे होता है ड्रामा गेम्स। इसको पहले एक्सरसाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, आफ्टर दैट एक डे पे आप लोग परफॉर्म करते हो। कोरल स्पीकिंग ऑलवेज क्या होता है, देखो मार्क मैंने कर दिया है। Choral dramatization involves students reading aloud by assigning part to each group member। अभी देखो, जैसे थिंक कर लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई एक म्यूजिक प्ले कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पे लीड सिंगर हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ गाना गा दिया एंड पीछे जो सिंगर्स होंगे या फिर मुझे सपोर्टिंग जो मेरे मेंबर्स होंगे, उसके लिए भी मैंने कुछ कुछ पार्ट को छोड़ दिया। जैसे कि मैंने एक सारे गामा का धुन गाया, तो वो क्या करेंगे, उल्टा गाएंगे या बीच में धीरे धीरे गाएंगे, ऐसा होता है कोरस सपोर्टिंग। यहाँ पे कोरल ड्रामेटाइजेशन में हम लोग बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे स्पीकिंग लिखा गया है, सिंगिंग नहीं। तो स्पीकिंग बोलने से जैसे लाउडली आपको स्पीक करना है, कुछ बोलना है, तो उसी को वो क्या करेंगे, जस्ट लाइक इको टाइप होता है, या फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए वो लोग बताएंगे। तो इसमें आप टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स, पोएट्री आप लोग यूज कर सकते हो। टेबल्यूएक्स में क्या होता है, विजुअल पिक्चर्स क्रिएट किया जाता है पहले का एंशियंट पीरियड जो हिस्ट्री में था, जिससे हम रिलेशनशिप ड्रॉ कर सके या फिर उसी को यूज करते हुए फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सके, बॉडी लैंग्वेज समझा सके, ताकि बच्चे समझ के उसका आंसर्स दे। ठीक है,
ये वन काइंड ऑफ डम शरारत या कुछ गेम होता है, उसको ही समझा रहे हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है नाम हिंदी में। तो ये चीज़ होता है। इम्प्रोवाइज़ेशन का मैंने बताया आपको, जैसे इम्प्रोवाइज़ेशन कैन बी अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू रोल प्लेइंग। आप जब रोल प्ले कर रहे हो तो आपको इम्प्रूव करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है कि तुम यहाँ पे गलत हो, थोड़ा-सा मॉडिफाई करो, ये होता है इम्प्रोवाइज़ेशन। रोल प्लेइंग तो जानते हो, कोई भी एक कैरेक्टर को प्ले करना, ये रियल लाइफ और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कुछ भी। इतना समझ आया होगा? होगा? ओके। अभी इम्पोर्टेंट बेनिफिट, जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ ड्रामा है उसको देखो। यहाँ पे तो लॉट ऑफ थिंग्स है, ये इमोशनल, सोशल, फिजिकल, बिकॉज देखो यहाँ पे सारे डेवलपमेंट होते हैं, सारे डोमेन्स का डेवलपमेंट होता है। ये फिजिकल ब्रेन का भी कल्चर हुआ, बिकॉज आप रोल जब प्ले कर रहे हो आपको दिमाग से भी सोचना पड़ता है कहाँ किसको प्ले करना है। इमोशनली बिकॉज उसमें एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स भी देना पड़ेगा। सोशल बिकॉज आप लोगों को खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हो। देखो अभी मैं एक टीचर का रोल प्ले कर रही हूँ, अगर पे यहाँ पे मुझे पढ़ाना नहीं आएगा, ठीक है? कैसे पढ़ाती हूँ वो आप लोग बताओगे, ये फीडबैक होगा। बट अगर मुझे पढ़ाना नहीं आएगा, क्या आप लोग सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होगा। अगर मुझे 50% भी पढ़ाना आता है तो लोग बैठेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे एंड उसी से वो मॉडिफाई करके अपना और भी बेटरमेंट करेंगे। तो ये होता आपके लिए, आप लोग टीचर्स हैं तो ये आपको प्ले करना पड़ता है, ये ऐसा रोल आपको प्ले करना पड़ता है। तो देखो अभी आप सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं मतलब आपका दिमाग यहाँ पे चल रहा है, आप समझ रहे हो। सो ये सुनना एंड दिमाग चलाना हो गया, दैट इज अ कॉग्निटिव। फिर आपका बॉडी मूवमेंट भी हो रहा है, क्योंकि आप फोन भी पकड़े हो, कभी कभी आपको लिखना भी पड़ता है, मार्किंग करना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो ये फिजिकल हो गया। अभी देखो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, सो दैट ये सोशल हो गया। आप लोगों को कभी कभी मैं फील करके पढ़ने को बोलती हूँ, जिससे आपको पता चले कि इसमें कौन से पॉइंट को समझना है, तो ये इमोशनल भी हो गया। तो ये मैं टीचिंग रोल के अकॉर्डिंग आपको बता दी, ऐसे ड्रामा में डिफरेंट रोल प्ले होता है, उसमें आप समझा सकते हो। अच्छा, एक टीचर हो या ड्रामेटिक आर्टिस्ट हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, उसके अंदर ये चीज हमेशा रहना चाहिए। जो इम्प्रोवाइजेशन का पॉइंट पढ़े थे ना, वही पॉइंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस वी आर जीरो। मैं तो एक बिग जीरो होती अगर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। थोड़ा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, जस्ट लाइक हम लोग हमें विंग्स मिल जाते हैं एंड हम सब कर सकते हैं। ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तो कोई भी अनफेमिलियर जो सिचुएशन आएगा, जो सिचुएशन आपसे फेमिलियर नहीं है एंड आपको पता नहीं है कि कौन सा सिचुएशन नेक्स्ट में आएगा, उस सिचुएशन को भी आप हैंडल कर सकते हो, इवन अपने स्कूल में, करियर में, जॉब में, इंटरव्यू में, एटसेट्रा में। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। इमेजिनेशन एवरी टाइम, कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है ना, टीचर हो आप लोग तो स्टूडेंट्स आस्क मेनी क्वेश्चंस, जस्ट लाइक रैंडम क्वेश्चंस आस्क करते हैं कि टीचर को पता है कि नहीं, या फिर टीचर से जानना है, सो दैट आस्क रैंडम क्वेश्चंस। तो उसमें आपका क्रिएटिविटी लेवल एंड इमेजिनेशन लेवल होना चाहिए, अदरवाइज आप बैकवर्ड हो जाएंगे, बच्चे आगे सोचेंगे, आप पीछे सोचोगे। अभी देखो नेक्स्ट है इम्पथी। इम्पथी क्या होता है? वन काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो सहारा देना आपको समझ के, ठीक है? मैं आपको इम्पैथी दे रही हूँ या फिर इम्पैथाइज्ड कर रही हूँ, बट मैं आपको सिंपैथी नहीं दिखा रही हूँ। आई एम नॉट सिंपैथाइज्ड, और आपके साथ सिंपैथी के साथ मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं आपको दया नहीं दिखा सकती, मैं आपको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं आपको समझ सकती हूँ, समझ के आपके डिफरेंट लेवल्स में आपको वर्क करने के लिए आइडिया दे सकती हूँ। मैं आपको सिंपैथी दिखा के आइडिया नहीं दूंगी। तो ये होता है इम्पैथी, एनकरेज करना, वन काइंड ऑफ सपोर्ट करना, ठीक है? कोऑपरेशन, जब ये परफॉर्मेंस होता है, मेनली कोऑपरेशन पॉइंट आता है जब हम कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं। सपोज मेरा एंड आपका एक टीम वर्क है, इस टीम वर्क में अगर परफॉर्म करना हो तो वी नीड कोऑपरेशन। विदाउट कोऑपरेशन हम लोग हार जाएंगे। तो ये होता है कि डिफरेंट एबिलिटी वाले लोगों को एक साथ रह के एंगेज करके क्या करना है, काम करना है। इसके लिए हमें बहुत सारा रिहर्सल करना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है, परफॉर्मेंस को शो करना पड़ता है। अभी आया कंसंट्रेशन। कभी भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, कोई चीज को प्ले कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन, फोकस रखना। माइंड को, आपके बॉडी, माइंड एंड वॉइस का फोकस होना चाहिए। देखो अभी मुझे अगर बहुत ज्यादा नींद आए तो मेरा वॉइस बहुत ज्यादा क्या होगा, जस्ट लाइक हिल जाएगा, एंड मैं बहुत फंबल करूंगी, पढ़ा नहीं सकूंगी एंड छोड़ दूंगी। क्यों? मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे वॉइस में इशू आया एंड मैं पढ़ा नहीं पाई। अगर मैं यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे रही हूँ, दैट मीन्स मेरा माइंड, बॉडी एंड जो भी वॉइस है ये स्टेबल फॉर्म में है अभी। तो ऑलवेज कंसेंट्रेशन इसी पॉइंट में रखना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, अभी देखो ड्रामा है
तो ये बेसिक पार्ट है कि ये ड्रामा है तो ये तो कम्युनिकेट करेगा ही लोगों को। ये बेनिफिट है कि कभी भी लोग इसमें कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता है, अट्रैक्ट करना पड़ता है। जस्ट लाइक प्रोजेक्शन करना, एक ड्रामा को अच्छे से प्रोजेक्ट करना, स्पीच, एक्सप्रेशन, आर्टिकुलेशन, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, एक सही टाइम पे सही करना, ये सारा चीज़ होता है। ठीक है? इसका पॉइंट है। फन, कभी-कभी हमें ड्रामा में फन भी चाहिए। ये वन काइंड ऑफ इम्प्रूव करता है हमारे मोटिवेशन को एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इमोशनल आउटलेट, एक्टिंग एंड ड्रामा लाइक गेम्स के थ्रू ना आपका अंदर जो इमोशनल पॉइंट्स है वो बाहर आता है। सिमिलर टाइप ऑफ पर्सन जब मिल जाते हैं और सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर जब हमें रोल प्ले करने के लिए मिल जाता है, तब हमें लगता है कि ये हमारे लिए बेस्ट है। इससे हमारा जो कंट्रोल है वो आता है। देखो, फिजिकल फिटनेस और एक है। ऑलवेज जब हम परफॉर्मेंस देते हैं, दैट मीन्स हम रिहर्स करते हैं। रिहर्सल एंड प्रैक्टिस में हमारा जो फिटनेस है वो मेंटेन रहता है। अभी फिटनेस मीन्स ओनली बॉडी फिटनेस नहीं, माइंड फिटनेस भी होता है। एक्सरसाइज करना, बैलेंस करना, मेमोरी, रिहर्सिंग कर रहे हो मतलब ये मेमोराइज कर रहे हो, एक टाइप का परफॉर्मेंस करना या फिर लाइंस को याद रखना, रटना, ऐसे ही होता है, जिसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है। एप्रिसिएशन फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, ऑलवेज ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल नॉट, सॉरी, इट विल बींग ब्रिंग जॉय टू योर लाइफ। ऑलवेज याद रखना, एप्रिसिएशन से आपके लाइफ में मोटिवेशन आता है, उससे आप जो काम 10 दिन लगा रहे थे वो 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये पॉइंट हो गया ड्रामा के अकॉर्डिंग। तो ये समझ आया